चलिए, अर्बन डेवलपमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्या क्या समस्याएं हैं भारतीय अर्बनाइजेशन की, किस तरह से वो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही अर्बनाइजेशन से रिलेट करता है, क्या कमियां रह गई अब तक, चाहे वो प्लानिंग की बात हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स की बात हो, चाहे वो अर्बन गवर्नेंस की बात हो, किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम में। ये सारी चीज़ों का एक इंसाइट, एक डीप डिस्कशन का फेज़ आज स्टार्ट होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने आपको कराई थी, हमने सारी बारीकियां उसकी बता दी कि योजना में क्या है। आज हमें आगे बढ़ना है और उस योजना को आधार पे रखते हुए हम हाउसिंग स्कीम्स पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि हाउसिंग किस तरह से हाउसिंग पॉवर्टी के कंसेप्ट से जुड़ जाती है, फिर यही एम्प्लॉयमेंट का और इनकम पॉवर्टी का आधार भी बनती है। इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन करते हुए आज आपको बहुत सारे अलग कंसेप्ट्स भी पता चलेंगे, जैसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI या फ्लोर एरिया रेशियो FAR। ये क्या होता है, ये क्यों लाया जाता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं अर्बन प्लानिंग में, क्यों बार बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि बिल्डर्स ने सरकारों पर दबाव बनाया है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बढ़ाया जाए, और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार में कैबिनेट में ये कंसिडरेशन में है कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाया जाएगा। TDR क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, इनका क्या रोल है सब अर्बन एरिया के विकास में और कोर अर्बन एरिया में। अगर पब्लिक या प्राइवेट प्लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, रोड, सीवरेज, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस तरह की चीज़ों के निर्माण में TDR कैसा रोल प्ले कर सकते हैं। डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट DRCs क्या होते हैं, बहुत कुछ आज भी लेक्चर कर लेंगे, ना हुआ तो कल भी करेंगे, जो ना हुआ तो परसों भी करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। बहुत वक्त लगा इनको रिसर्च करके तैयार करने में, बहुत सारे फिनोमेनाज आपके लिए जोड़ के लाने में। सो इंटेंस प्रैक्टिस के बाद ही लेक्चर आता है कोई भी। चले शुरू करते हैं, फिर शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर इंटेंस होते जाएंगे, बहुत डीप जाते जाते माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा चीज़ों को समझते हुए। सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का ही क्रिटिकल असेसमेंट हमें करना है। और उसके क्रिटिकल असेसमेंट में हमें बहुत सारी चीज़ों को, बड़े आयाम हैं शहरी विकास के, शहरी आवास के, विकास के, आवास के, ये दोनों ही हमें समझने हैं। उसमें आज हम जिस मुद्दे को लेकर के चलेंगे, हाउसिंग पॉवर्टी कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। देखेंगे ये कंसेप्ट क्या बताता है, क्या समझाता है, समझेंगे हर चीज़ को। मैंने लिखी हैं चीज़ें और मैं लिखता ही जाऊँगा, उन्हीं में से शब्दों को पकड़ करके ओपन करूँगा। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि एक सिंपल सिंगल पेज न्यूज़पेपर, सिंगल पेज मैगज़ीन या बुक में लिखी पैराग्राफ्स में जो बातें हैं, उन शब्दों के पीछे का जो डीप मीनिंग है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है फाइंड आउट करना। इसलिए आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है। वो हमारे हर लेक्चर में ही क्लियर होता है, लेकिन आज जब मैं पढ़ के वो कराऊंगा समझ आ जाएगा। हाउसिंग पॉवर्टी कंसेप्ट समझ आएगा। पहले हम कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। देखिए, लंबे समय से 1950s के से लेकर के अब तक सरकारों ने बहुत प्रयास किए हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के, लेकिन अब तक भी सिचुएशन बहुत ही मेजरेबल है। अभी भी 20 मिलियन हाउस शॉर्टेज है अर्बन एरिया में, और प्रधानमंत्री आवास योजना उसी क्षेत्र में काम कर रही है। इतनी हाउस शॉर्टेज कैसे रह गई, इतने बड़े स्तर पर स्लम्स कैसे डेवलप हो गए। और स्लम्स डेवलप होना एक अलग है, स्लम्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और तेज़ी से फैल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। कहाँ कमियाँ रह गई हैं, उन्हें समझना आज ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखें तो एक इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम होती, आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का जिक्र तो करते हैं, जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम AHP के नाम से जानते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का एक कंसेप्ट है, लेकिन यह कंसेप्ट क्या सर्व कर पा रहा है पूरी तरह से उन रिक्वायरमेंट्स को, जो रिक्वायरमेंट्स बहुत यूनिक हैं इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
जब भी हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे प्रोग्राम्स को या फॉरेन कंट्रीज़ में अब्रॉड या ग्लोबली जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर चल रही प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है उन्हें लोकल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस में ढालना, परिवर्तित करना, अडेप्ट कराना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम विश्व भर में हुआ, भारत में भी हो रहा है, चल रहा है अभी, इसके पहले भी चल रहा था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहा है। कितनी सटीक है और सही है ये अप्रोच, कितना हल इससे निकल पाएगा और इसके क्या अल्टरनेटिव हैं, उन्हीं को आज हमें डिस्कस करना है। तो हाउसिंग पॉवर्टी कंसेप्ट को हम समझते हैं, उसके लिए इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम कैसी हो सकती है। इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम से हमारा मतलब है मीन्स इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम मीन्स टू करेक्ट marked distortions and other anomalies that upset the incentive structure underlying the affordable housing segment in country। क्या कहना चाहता है ये? इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम वो होनी चाहिए जो उन सभी डिस्टॉर्शन और एनोमलीज़ को ठीक कर दे, सुधार दे जो भी डिस्टॉर्शंस और एनोमलीज़, गड़बड़ियाँ, जो भी गड़बड़ियाँ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो लाभ प्राप्त हो सकते थे, जो अवसर उत्पन्न हो सकते थे, उन लाभ, उन अवसरों को, उसमें छुपे पोटेंशियल को, आघात पहुंचाने वाली जितनी भी गड़बड़ियां हैं, उनको जो ख़त्म कर दे, वो स्कीम इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम है। अब यहाँ पर इस पूरी की पूरी 3 लाइन की इस स्टेटमेंट में ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इन कंट्री का क्या मतलब हो सकता है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर, इंसेंटिव क्या होता है? देखिए, आज की डेट में बहुत सुनते हैं आप खबरों में, हर जगह पर इंसेंटिव ड्रिवन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर, इंसेंटिव ड्रिवन होना चाहिए हाउसिंग सेक्टर। हर तरह से आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए, और चाहे वो रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन है, चाहे एयरपोर्ट का रेनोवेशन है, चाहे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आने हैं, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर के तौर पर वहाँ आना चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वहाँ पर इंसेंटिव्स होने चाहिए। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए। इंसेंटिव तो सबके लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। बचपन में छोटा बच्चा स्कूटर पे बैठ के जाने की ज़िद करता था इसी बात पे कि पापा चिज्जी लेके दोगे, वो जो चिज्जी लेके देते थे वो इंसेंटिव ही था। या फिर बच्चों को साथ ले आते थे, कहते चुप बैठो, चुप 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 बैठने के लिए उन्हें जो हाथ में हम झुंझुना पकड़ा देते थे, या खाने पीने की 1-2-4 रुपये की चीज़, वो इंसेंटिव ही है उनका। एक तरह से जो आपको चाहवान बनाता है, इच्छावान बनाता है, उत्सुक करता है किसी चीज़ के प्रति। आपको उसमें जब डायनामिज़म नज़र आता है तो आप एफ़र्ट्स करते हैं कि मुझे ये कार्य करना। जब आपको उसमें लाभ नज़र आता है, आपको लगता है कि ये फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आप योजना बनाते हैं, कार्य करते हैं। ये बड़ी चीज़ है। इसी तरह से इंसेंटिव्स इन्हीं को कहते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स जो चल रही हैं, या जो देश के स्तर पर गवर्नमेंट के लॉज़ हैं, या लोकल बॉडीज़ के लेवल पर जो गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसेंटिव्स होते हैं ये नहीं मिल पाते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को, या फिर उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को जिनको ये मिलने चाहिए, जिसकी वजह से ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इनमें एनोमलीज आ जाती हैं। अब आप कहेंगे सर उदाहरण के तौर पर समझाइए, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही है, मैं उदाहरण दे दे करके बात समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर समझते हैं। देखो, सपोज़ करो कि एक रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर हम उसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दें, उसे वो सारे लाभ मिलेंगे जो इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं। लाभ के तौर पर उन्हें सरकारों के द्वारा जो टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं, फिर वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। कई बारी टैक्स एग्जम्पशंस मिलती हैं, वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उन्हें बैंक से या अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो बहुत लॉन्ग टर्म लोन मिल जाते हैं,
वो मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी बोरोइंग जो है वो काफ़ी इंश्योर हो जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह के अनेक लाभ उन्हें प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे जो अभी नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्हें एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है। इसी तरह के लाभ मिलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को अगर हम उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दें। यदि हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे देंगे तो यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो कर पाएंगे बहुत ईजिली। तो उनके लिए कैपिटल इन्फ्यूजन, फाइनेंस यानी कि कैपिटल मोबिलाइजेशन ईजी हो जाएगा। और कैपिटल ही तो है, पूंजी ही तो है जो किसी प्रोजेक्ट का आधार होती है। अगर कैपिटल आप ईजिली मोबिलाइज कर पाएँ तो और क्या चाहिए आपको किसी प्रोजेक्ट में। फिर नेचुरली आप अपने एफर्ट्स के माध्यम से उस कैपिटल पे रिटर्न्स गेन करते हैं, रिटर्न्स जनरेट करते हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे शॉक्स बेयर करने पड़ते हैं। कई बार एक्सटर्नल एक्सीजेंसीज आ जाती हैं, जैसे इस समय कोविड-19 आया, कोरोना। कई बार लैंड एक्विजिशंस में प्रॉब्लम आती है। कई बार लैंड टाइटल्स जिनके पास हैं वो लिटिगेशंस कर देते हैं कोर्ट्स में। कई बार इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, एनजीओज़ जो हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं। कुछ एनोमलीज़ होती हैं प्रोजेक्ट में, कुछ उनके अपने कंसर्न्स होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अगर हम एक इजी एवेन्यू प्रोवाइड कर दें एक डेवलपर को कि भाई आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स है, आप पैसा जुटा सकते हैं, लोन यहाँ से मोबिलाइज कर सकते हैं, या फिर कैपिटल मार्केट से इस तरह से आप पैसा जुटा सकते हैं अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, तो फिर ये शॉर्ट टर्म शॉक्स को वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। क्योंकि साइकिल रिकवर भी होता है इकोनॉमी का, लंबे समय में काम चलता रहता है। उनको पता है कि हमें लंबे समय में पैसा देना है, वापस करना है। ऐसे में अभी यदि मुनाफा नहीं भी हो रहा, साइकिल आगे बढ़ता है, धीरे धीरे मुनाफे आने लगते हैं, काम चल पड़ता है। फिर सरकार इस तरह की एक्सीजेंसीज़ में कई बार टैक्स ब्रेक्स देती हैं, टैक्स मोरेटोरियम्स होते हैं, कई बार टैक्स एग्जम्पशंस भी मिल जाती हैं, इनका भी लाभ उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी बड़ी चीज़ है। तो ये अगर हम एक इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम के तहत आए और अगर हम इन चीज़ों को करेक्ट कर दें कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दें, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम को, रियल एस्टेट को हम इंडस्ट्री का दर्जा दें, तो फिर जो इंसेंटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, इंडस्ट्रीज़ को मिलते हैं, वो इंसेंटिव्स इनको भी मिलने लग जाएंगे, वो लाभ के पद इन्हें भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो डिसइंसेंटिवाइज हो रखे हैं अभी ये ड्यू टू नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टेटस एंड ड्यू टू नॉन इंडस्ट्री स्टेटस, ये डिसइंसेंटिवाइज हो रखे हैं, ये इंसेंटिवाइज हो जाएंगे। तो एक इफ़ेक्टिव हाउसिंग स्कीम का मतलब यही है कि जो डिस्टॉर्शंस हैं, जो एनोमलीज़ हैं इंसेंटिव्स के अगेंस्ट, उनको करेक्ट करना, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया। एक उदाहरण आपको और बताते हैं आज, फ्लोर स्पेस इंडेक्स का जिक्र यहाँ पर करते हैं। देखिए स्पेस कहीं भी नहीं है मेरे पास, लेकिन इधर मेरे स्पेस बहुत है और सब वहीं से आता है, ये बात याद रखना। कहीं कुछ भी क्रिएट हो रहा है, आ यहीं से रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर अपन बनाते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो। क्या मतलब है इसका? थोड़ी कहानी सुनते हैं, समझते हैं। मेरा कैरेक्टर ही ये है कि मैं पहले छोटे छोटे कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि फिर लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि लेक्चर के बीच में जाके आप पूछेंगे कि सर फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या है, तो समझ में नहीं आएगा। अभी ये समझ आ जाए तो बेहतर है, और इसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से ही समझा दूंगा मैं। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एक केस स्टडी लेते हैं मुंबई की, जब वो बॉम्बे था। देखो बॉम्बे कैसे बना, बहुत बार पढ़ाया हमने हिस्ट्री के लेक्चर में, अर्बनाइजेशन के लेक्चर में। 7 आइलैंड्स थे, उनके बीच सारा एरिया सैंड फिल करके रिक्लेम कर लिया, और 7 आइलैंड्स के एक अमेलगमेशन से एक मुंबई बन कर के आया, बॉम्बे बना। अब हुआ क्या यहाँ पर, क्या है? पहली बात तो फिल करके बना है, लैंड जो है उसे फिल किया गया है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किस समय में ये हुआ? जिस समय में हुआ ये 1920 से 25 की बातें हैं। ब्रिटिशर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, और उसी समय में लंदन में भी डेवलपमेंट्स चल रही थी। बॉम्बे जो आज आपके सामने खड़ा है, ये धीरे 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 उभर करके आया है, इस बात को याद रखना।
आप कहेंगे सर बॉम्बे में तो कब से लोग आ रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल आ रहे हैं ना, वहाँ पर मुंबा देवी की पूजा होती है, वहाँ का समाज है, तो मुंबा देवी से ही मुंबई नाम आता है फिर, तो वो सब हमने पढ़ा है अर्बनाइजेशन में। अभी बस समझिए 1920 से 25 के दौरान ब्रिटिशर्स यहाँ हैं, ब्रिटिशर्स ही लंदन में। इस समय तक लंदन अपनी डॉक की जो उसकी सर्विसेज होती हैं, बंदरगाह की सर्विसेज जो होती हैं, उसकी यूटिलिटी लूज़ कर चुका था, अबेंडन कर चुका था। तो इसलिए लंदन को कोर एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा था, सिटी के कोर एरिया में। तो इसके लिए ही लंदन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी बना, जो लंदन को एक डॉक कैरेक्टर से निकाले, एक कोर एरिया का रूप दे दे। और फिर इसी समय में बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट भी गठन हुआ, जैसे लंदन का हो वैसे बॉम्बे का हो। उस समय लंदन में जब विकास हुआ तो नियम ये रखा कि भाई जो राजघराना है, जो महारानी है, उनके पैलेस से ऊंची कोई बिल्डिंग जानी नहीं चाहिए। ये रहता था अंग्रेज़ों का, पता है आपको। जब उन्होंने दिल्ली का भी निर्माण किया ना, लुटियन दिल्ली जिसे हम कहते हैं, इस दिल्ली का जब निर्माण किया तो आपको पता होना चाहिए उस समय शासक कौन हुआ करते थे। मुग़ल हुआ करते थे दिल्ली में। और मुग़लों के इम्पोर्टेंट जो उस समय में आप कह सकते हैं पैलेसेस या बिल्डिंग्स थे, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स जो थे, वो जामा मस्जिद थी और दिल्ली का लाल किला था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा स्पेशली इस बात को ख्याल में रखा गया कि कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जो मुग़लों के द्वारा स्थापित इस जामा मस्जिद से ऊंची हो। इसलिए अगर आप देखेंगे तो सारा जो सेटअप किया गया है, रायसेना हिल जितनी भी विकसित किया गया दिल्ली का क्षेत्र, ये ऊंचा है जामा मस्जिद के इलाके से। तो आर्किटेक्चर में ही सिविलाइजेशन की एक सुपीरियरिटी, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नज़र आता है। हमारे हिस्ट्री के आर्किटेक्चर के लेक्चर में से बहुत ध्यान से हमने बताया है कि आर्किटेक्चर और सिटी फॉर्मेशन से कैसे ब्रिटिशर्स की रेशियल थिंकिंग क्लियर होती है। तो भाई ब्रिटेन में, लंदन में ये निर्णय लिया गया कि भाई कोई बिल्डिंग जो है वो महारानी की बिल्डिंग से पैलेस से ऊंची नहीं जानी चाहिए, मतलब मिडल या लो हाइट की बिल्डिंग जितनी बनानी बना लो। तो ये नियम आ गया कि भाई इससे ऊंची बिल्डिंग नहीं जाएगी। शुरुआत इस कहानी की कुछ इस तरह से हुई, क्योंकि लंदन में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का कंसेप्ट था, मुंबई में भी उस समय बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये सारे काम देख रहा था, बॉम्बे विकसित हो रहा था, बनाया जा रहा था। तो बॉम्बे में भी इस बात का ख्याल रखा गया कि बिल्डिंगें इससे ऊंची नहीं जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे ये महसूस किया गया, क्योंकि बॉम्बे रिक्लेम करके बनाया गया है, तो जो सॉइल का कैरेक्टर होता है, जो सब सरफेस फॉर्मेशंस होती हैं, रॉक्स, इनको देखना ज़रूरी होता है जब बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो धीरे धीरे फिर ये तकनीकी तौर पर माना गया। एक समय ऐसा आया कि भाई एक लिमिट से ज़्यादा बिल्डिंगों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती। कहते ठीक है सर, नहीं बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1960 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सरकारी कंपनियां थी, बॉम्बे का विकास वो कर रही थी, तो उन्हें को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद समय बदला, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, सॉरी साउथ मुंबई, सेंट्रल मुंबई, इनका विकास होने लगा। तो साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई में एक फ़र्क है। साउथ मुंबई जिसके बारे में सुनते हो, पॉश मुंबई, फिल्मी दुनिया की मुंबई, हीरो हीरोइनों की मुंबई, चमकदार मुंबई, महंगी मुंबई, एलीट क्लास, हाई क्लास मुंबई। नॉर्थ मुंबई सबअर्बन मुंबई, धीरे धीरे नई तौर पे विकसित होती मुंबई, कामकाजी लोग की मुंबई। तो ये दो तरह की मुंबई है, साउथ और नॉर्थ। तो जब साउथ और सेंट्रल मुंबई का विकास करने प्राइवेट बिल्डर्स आए, इनको तो लाभ चाहिए था भाई, तो इन्होंने हंगामा मचाया। कहते ये जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स फार्मूला है ना, इसको करेक्ट करिए, इसको बढ़ाइए, वरना हमारा नुकसान हो रहा है। और तब ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाइट में आई, और ये आज दिन तक एग्जिस्ट कर रही हैं तकरीबन बड़े शहरों के अंदर, और इस पर लगातार डिबेट होती रहती है ये होना चाहिए कि नहीं। क्या होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स? सिंपल सी कहानी है। देखिए, मान लीजिए कि भाई आपका एक, ये जो पूरा बोर्ड है, ये आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है ना, एक प्लॉट है आपका। आपने घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी, तो ये प्लॉट है आपका। और मान लीजिए कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स रखा गया है, वो सपोज़ कीजिए कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स रखा गया है 1.5। क्या मतलब है इसका 1.5 का? सिंपली तो इसको एक डेफिनेशन के तहत मान लीजिए
कि 1.5 जो है वो नतीजा है एक डिवीज़न का। डिवीज़न मतलब कि जो टोटल बिल्डअप एरिया यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कितने भी फ्लोर हैं आपके, सभी फ्लोर्स का मिला करके जो टोटल बिल्डअप एरिया है डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू फ्लोर स्पेस इंडेक्स। बड़ा सिंपल यार, चलो मैं समझाता हूँ, देखो अंडरस्टैंड करो। अब इसको तो मिटा ही सकते हैं जो नाम लिख रखा है यहाँ पे, है ना। अब सपोज करो 1000 स्क्वायर फुट का आपने प्लॉट ले लिया, 1000, है ना। तो उसको तो हम अपन नीचे रखेंगे ना, जब डिवाइड करते हैं तो नीचे। और हमने उस पर जो बिल्डिंग बनाई, फर्स्ट फ्लोर 500 स्क्वायर फुट, सेकंड फ्लोर भी 500 स्क्वायर फुट और थर्ड फ्लोर भी 500 स्क्वायर फुट, 500 500 1000 515, तो 1500 स्क्वायर फुट अपन ने बिल्डिंग बना ली। 1500 तो मैंने बताया था ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि इज इक्वल टू 1.5, ये एक तरह से नतीजा है एक डिवीज़न का। डिवीज़न क्या है? टोटल बिल्डअप एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो टोटल बिल्डअप एरिया ऑफ ऑल द प्लॉट्स इज इक्वल टू 1500, 500 500 500, 3 मंजिली बना लिया ना 1500, और डिवाइडेड बाय द टोटल प्लॉट एरिया दैट इज 1000, है ना। डिवाइड कर लेना कितना आता है, 1.5, 1.5, तो 1.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब कहना क्या चाहते हो? तो इसको ऐसे कहना चाहता हूँ, इसको 2 कर लो। तो इसको 2 करने का मतलब क्या है कि अब आप उस 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे कितने स्क्वायर फुट बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं कितना छत डाल सकते हैं, कितना निर्माण हो सकता है। पंजाबी में कहते हैं कितना छत सकते हैं, है ना, ये वही है। तो इसको अगर मैंने 2 कर दिया तो कितना होगा? अगर अपन को कितना टोटल हम बिल्ड कर सकते हैं वो निकालना है तो सिंपल है ना यार, मल्टीप्लाई करो, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना 2000 स्क्वायर फुट अपन बिल्ड कर सकते हैं। तो अब कौन आ जाएगा ऊपर, 1500 हटा के क्या आ जाएगा, 2000। अंग्रेजी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, बस ऊपर नीचे वाला दिमाग में रखो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैंने पढ़ा दिया हो स्कूल में। तो 2000 बटा 1000 डिवाइड करना, देखना 2 ही आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 2 आएगा। तो अगर तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स 2 है तो उसी 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट में 2000 स्क्वायर फुट बना सकते हो यार। 500 500 500 500 के 4 माले। और जानते हो ना मुंबई, एक माला 500 स्क्वायर फुट का कितने का आएगा, अंदाज़ा लगाना जरा। भाई मैं कभी गया नहीं पर मैं सुना महंगा बहुत। और अगर किसी बिल्डर को सिर्फ सरकारी खाते में इतना ही लिखा है, संडे को फ्लोर स्पेस इंडेक्स 1.5 है, वो बैठा हुआ कहता 3 माला बनाया, पूरा खर्चा निकला नहीं, मेरे को उतना नहीं हुआ। लेकिन मंडे को अचानक से खबर आती है, ओ भाव अपन बोले थे ना सरकार को, तो वो लोग 1.5 से बढ़ा के 2 कर दिया है। तो उसी दिन वो झूम उठेगा। क्यों? क्योंकि अब वो उसी 3 माले पे 1 माला और नया बना सकता है, क्योंकि 500 स्क्वायर फुट नया बनाने की अनुमति मिल गई उसको। ये छोटी मोटी बात है, मुंबई में 500 स्क्वायर फुट का 1 माला और, एक 1 न्यू फ्लैट उसी जगह पे। अब वहाँ से वो कमाई करेगा मोटी। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर बिल्डर डेवलपर्स इसी बात पे रहते हैं कि यार फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए। जैसे मुंबई में मान लीजिए 1.33, तो उनकी ज़िद रहती है यार इसको बढ़ा दीजिए, इसको 3 करिए 3 करिए 3 करिए। सरकार कहती है नहीं कर सकते यार। तो आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, सरकार क्यों नहीं कर देती है, क्यों नहीं बढ़ा देती है? वो मैं बताऊंगा ना यार, सब बताऊंगा। पहले मेरे को बताओ, फ्लोर स्पेस इंडेक्स समझ आ गया ना? फ्लोर एरिया रेशियो भी तो कह सकते हो ना इसको यार, FAR भी तो कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स है। ये कहीं गलती से फ्लोर स्पेस इंडेक्स अगर सरकार ने, मतलब सरकार आ गई ऐसी
कि जितना वोटर है सब बिल्डर है, बिल्डर का बच्चा लोग, और सरकार कहती है अपन को तो चुनाव जीतना है। तो सरकार कह रही है आज से फ्लोर स्पेस इंडेक्स 3, तो वो ज़िंदगी बदल गई, बस समझो 3,000 स्क्वायर फुट के प्लॉट में अब कितना माला तक बिल्डिंग बना सकते हो? 1000 इंटू 3 में 3000 स्क्वायर फुट बना सकते हो। तो 500 कितने 6, कहाँ तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स जब 1.5 था तो कितने माला बन रहे थे 3, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स 3 हो गया तो कितने माला बन रहे हैं 6। तो भैया ये आपके लिए होगा कि भाई डेढ़ है तो क्या हुआ, ये इतना क्यों अखबारों में रोते रहते हैं बिल्डर, और सरकार को क्या है 1.5 से क्यों नहीं कर देती 2, 2.5, 3, और बिल्डर को क्या हो जाएगा अगर 2.5 से उसको 2, 1.5 से उसको 2, 2.5, 3 मिल ही गया। अरे करोड़ों खेल है मेरे राजा, करोड़ों का खेल है, बहुत बड़ी गेम है। तो बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है इसमें, आई बात समझ में। इसीलिए फिर सरकार जो है और बिल्डर जो हैं इस इजिकल टू के उधर वाले नंबर को लेके दीवाने रहते हैं। राजनीति इसी पे घटित होती है। हम घट के दिखाएंगे अभी कि क्या घटित होता है। पहले तो ये समझ आना जरूरी था, फिर इससे जुड़ी बातें भी समझा देंगे। अब आप कहेंगे सर एक वर्ड और बोला था आपने, डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट, और सर आप एक बात और बोल रहे थे TDR करके कुछ शुरू में बोल रहा था ना यार, मैं कहाँ मुकर रहा हूँ, मैं बोल तो रहा था डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDR बोल रहा था, समझो अब। अच्छा मान लो कि भैया सरकार को कुछ निर्माण करना है, कुछ निर्माण के तौर पर क्या करना है, क्या बनाएं बताओ, सड़क बना दें, घर बना दें, स्कूल कॉलेज क्या बनाएं, जो कहोगे वही बना देते हैं। चलो बहुत अधिक ज़रूरत ऐसे शहरों में सड़कों की रहती, सड़क बनाते हैं। अब मान लो ये तुम्हारा घर है इधर, और मान लो ये उधर उनका घर है दूसरे लोगों का, तुम्हारा प्लॉट है उधर दूसरे का भी प्लॉट है, बीच में सड़क जा रही है, और क्योंकि फ्लोर स्पेस इंडेक्स था पहले से था, इसकी वजह से तुम्हारा ये जो प्लॉट है इसकी कुछ जगह तुमने भी छोड़ी होगी, दूसरे का जो प्लॉट है उसने भी कुछ जगह छोड़ी होगी, सरकार बीच में सड़क निकाल रही, सरकार को सड़क चौड़ी करनी, तो सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है मैं सड़क चौड़ी करूँगी तो उन घरों का इतना इतना आंगन यानी कि इतना इतना ओपन स्पेस मेरे को लेना रहे, उन घरों का भी मेरे को इतना लेना रहे बाबा, तो दोनों का लेना रहना। और जब हम शहरों की बात करते हैं ज़मीन का भाव तो जानते हो, 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे वो 500 स्क्वायर फुट के 3 बना रहा है, वो उसकी मर्जी। समझ आ रही बात? ये एक चीज़ को आप समझ के चलो। और 1000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे वो 1500 स्क्वायर फुट तो बना नहीं सकता, प्लॉट से बाहर तो जा नहीं सकता ना बाबा। अगर हॉरिजॉन्टल में बनाएगा तो किधर बना लेगा इतना, समझो इस बात को। तो बाहर तो निकल नहीं सकता है कि किधर ही निकल गया, अंदर ही रहना है प्लॉट के। तो बेहतर ये है कि वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड होने की बजाय वर्टिकल जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है तो वह हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम बनाएंगे तो 1000 स्क्वायर फुट ही बनेगा, और उसमें एंट्री एग्ज़िट कितना, सिंगल एंट्री एग्ज़िट रहता है, तो कितने मल्टीपल कमरे बना के किनको देंगे। फिर गाड़ी लगाना है, बच्चों के लिए थोड़ा इशारा देना है कि थोड़ा खेलो, यहाँ पे इशारा ही होता है, स्पेस तो होता नहीं उस लेवल पे, इसलिए फिर वो लोग वर्टिकल जाते हैं। मैंने तो 500 स्क्वायर फुट बोला, बहुत ज़्यादा था। उनको अगर 1500 स्क्वायर फुट की परमिशन मिली है, वो लोग 300 स्क्वायर फुट में ही बना देंगे 500 के 3 बनाने के बजाय 300 के 5 बना देंगे, और बाकी जगह नीचे रहेगी। लेकिन जगह पे मालिकाना हक तो भैया उनका है ना यार, टाइटल तो उनके पास है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप उन्हीं के पास है, वो बना नहीं सकते, कोई उनकी जगह है वो। अब सरकार को वहाँ से सड़क बढ़ानी है। मुंबई जैसा शहर है, ज़मीन तो आपको पता है इंच इंच के हिसाब से बिकती है, पैसा है नहीं सरकारों के पास, और इतना महंगा पैसा, इतना सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, या तो होता कि सरकार ये सड़क बना के आज के आज ही इसे किराए पे देने वाली है या इससे कुछ कमाने वाली है। सड़क है, उससे रोज़गार धंधे सब बढ़ेंगे, बाद में रेवेन्यू जनरेट होगा, टैक्स आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन है तो अभी वो पब्लिक गुड्स जिसमें कि मुनाफा नहीं देखा जाता। ऐसे में सड़क को बढ़ाने के लिए जगह चाहिए, तो सरकार क्या करती है, इन लोगों को बोलती है यार तेरा थोड़ा आंगन मेरे को चाहिए रे बाबा, और तेरा भी चाहिए रे, दे। वो बोलते हैं ले लो, हमको क्या दोगे, सुन कहते हैं, हाँ कहते जितना लैंड दिया हुआ है हमको तुम लोगों ने, उतना लैंड के बराबर तुम लोगों को हम
डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे हैं। बोला ये क्या है सर, मेरे को समझाइए थोड़ा। बोला तेरे को समझाता हूँ मैं, सुन अच्छे से सुन, समझ। कहते हाँ, कहते मान ले, सपोज कर ले, मान ले, सपोज कर ले। ये सब हेल्पिंग वर्ड होते हैं यार, हम लोग को जब लिखना होता है हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। मान ले कि तेरा एक घर है, ये घर है, ये भी घर है, इतना ये भी घर है, मेरा यहाँ से सड़क निकल रहा है, मैं इसको इधर बढ़ा रहा हूँ तेरे घर के अंदर, तेरा ये स्पेस मैंने ले लिया। कहता हाँ हाँ ले लिया सर, ले लिया। कहते मैंने तेरा कितना कितना स्पेस लिया, मैंने तेरा 200 स्क्वायर फुट एरिया ले लिया रे। कहते ठीक है सर आपने ले लिया। कहता 200 स्क्वायर फुट एरिया अब मैंने तेरा ले लिया, इसका मतलब ये है कि अब मैं तेरे को परमिशन दे रहा हूँ डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट की, और वो क्या है कि ये जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स है FSI 1.5, ये मैं तुम्हें अब परमिशन दे रहा हूँ कि तुम कहीं और यूज़ कर सकते हो, किसी के साथ सेल कर सकते हो। तो 200 स्क्वायर फुट एरिया लिया उन लोगों का, और 200 को इंटू 1.5 करो तो 300 स्क्वायर फुट आता है। तो 300 स्क्वायर फुट एरिया यानी कि 300 स्क्वायर फुट का अब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, या जिसे हम डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो मिल गया उस पर्टिकुलर बिल्डिंग वालों को या उस पर्टिकुलर हाउस वाले को जिसका एरिया सरकार ने अपनी सड़क बढ़ाने के लिए लिया। सिंपल, सरकार ने उसको कोई पैसा नहीं दिया, उसका एरिया सरकार ने ले लिया। 200 स्क्वायर फुट जगह सरकार ने उसको ले ली, और 200 स्क्वायर फुट जगह लेने के बाद सरकार ने उसको बोला कि मैं तुमको अब एक सर्टिफिकेट इशू करने जा रहा हूँ। उसने बोला सर मेरे को बताओ ये सर्टिफिकेट का नाम क्या है। सरकार ने बोला इसके 2 नाम हैं, तुम जो नाम यूज़ करना। एक इसका नाम है डेवलपमेंट राइट। क्यों? वो जो पर्टिकुलर रोड था, उस रोड को डेवलप करने की जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार की। लेकिन वो जो प्लॉट था, उस प्लॉट को डेवलप करने की जिम्मेवारी किसकी थी? उस ऑनर की, जिसके पास वो प्लॉट था। लेकिन उस ऑनर ने अपने उस प्लॉट की जगह को डेवलप करने का राइट किसको दे दिया? सरकार को दे दिया, क्योंकि सरकार ने वो 200 स्क्वायर फुट एरिया उसका ले लिया। अब इसके लिए फिर सरकार उसको क्या दे रही है? सरकार उसको इशू कर रही है एक सर्टिफिकेट। वो क्या है? डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट। डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट का मतलब कि उस पर्सन का जो अपना खुद का 200 स्क्वायर फुट का जगह था, उसको डेवलप करने के राइट उसके खुद के पास थे, लेकिन उसने वो राइट सरकार को दिया, सरकार ने वो 200 स्क्वायर फुट जगह यूज़ कर लिया। इसके बदले में सरकार ने उसको डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू दिया कि ये पर्सन के पास राइट था अपना एरिया को डेवलप करने का, और इस राइट को हम एक्नॉलेज करते हैं, और हम उस एक्नॉलेजमेंट के तौर पर इसको एक सर्टिफिकेट इशू करके दे रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट। इसके मुताबिक इसका 200 स्क्वायर फुट एरिया जो हम लोगों ने लिया है, और इस समय हम अगर देखें तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स चल रहा है 1.5, तो 200 स्क्वायर फुट एरिया के ऊपर ये कितना निर्माण कर सकता है? 1.5 के साथ 1000 स्क्वायर फुट एरिया पे अपन कितना निर्माण कर सकते थे? 1500। 1.5 अगर फ्लोर स्पेस इंडेक्स है तो डेवलपमेंट कितना कर सकते थे? 1500 स्क्वायर फुट। मैंने बताया 500 की 3 माला। तो सरकार ने बोला कि इसका 200 स्क्वायर फुट जगह मैंने लिया है, और क्योंकि फ्लोर स्पेस इंडेक्स चल रहा है 1.5, तो 200 स्क्वायर फुट जगह इंटू 1.5 अगर करते हैं तो मतलब 300 स्क्वायर फुट का इसके पास अभी अथॉरिटी आ गया है डेवलपमेंट करने का। आई बात समझ में? तो इसको हम डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। 300 स्क्वायर फुट तक ये डेवलपमेंट राइट अब रखता है। अब ये चाहे तो इसको अपने कोई और प्रोजेक्ट में या अपने कोई और प्लॉट में एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करा ले, या ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट ओपन मार्केट में ट्रेडेबल है, ये किसी को इसको सेल कर दे। अब क्योंकि ये ओपन मार्केट में ट्रेडेबल है, या ये पर्सन इस डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट DRC को किसी को भी बेच सकता है, इसी की वजह से ये क्या है, जो डेवलपमेंट इसको करना था इस पर्सन ने ना करके
वो डेवलपमेंट को ये किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है कि तुम कर लो डेवलपमेंट। तो इसलिए ये कहलाया ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट कि डेवलपमेंट करने का राइट इज़ ट्रांसफरेबल, एनीबडी कैन डेवलप with that transferable development right certificate. So I am transferring my development right to someone else. अब इसको समझ के देखते हैं कैसे। एक जो सिटी रहती है ना, उसको जोन में बांटा जाता है, हाई डेवलपमेंट जोन, मॉडरेट डेवलपमेंट जोन, लो डेवलपमेंट जोन। अब इसमें क्या रहेगा, मान लो कि ये जो पर्सन जिसका वो प्लॉट, वो घर था जहाँ से सड़क निकलनी थी और सरकार ने जगह ले ली 200 स्क्वायर फुट, और फिर उसको ये कह दिया कि हम तुमको डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू करके दे रहे हैं, अब तुम इसको या तो अपने ही किसी और प्लॉट में डेवलपमेंट करने में यूज़ कर लेना या किसी के साथ ट्रेड कर लेना, तुम्हारी आज़ादी है। तो ये क्या कर सकता है, क्या जिस डेवलपमेंट जोन में ये रह रहा है, मान लो ये हाई डेवलपमेंट जोन में रह रहा है, क्या ये इसे किसी और के साथ उसी हाई डेवलपमेंट जोन में एक्सचेंज कर सकता है इस डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट को, या ये इस डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट को इस जोन से भी सुपर हाई डेवलपमेंट जोन है कोई या अल्ट्रा हाई डेवलपमेंट जोन है उसके साथ शेयर कर सकता है। तो अब एक बात सुनो, कोई भी डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट आपके पास है या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट आपके पास है, TDR या DRC, इसे आप हाई डेवलप्ड जोन्स वाले लो डेवलप्ड जोन वालों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लो डेवलप्ड जोन वाले हाई डेवलप्ड जोन वालों के साथ इसे ट्रेड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप मान लीजिए मॉडरेटली डेवलप्ड जोन में आते हैं, तो आपको अगर कोई ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट प्राप्त हुआ है या कोई डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हुआ है, आप उसे किसी भी हाई डेवलप्ड जोन वाले के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और अगर किसी लो डेवलप्ड जोन वाले को मिला है तो वो इसे किसी मॉडरेटली डेवलप्ड जोन वाले के साथ शेयर नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी हाई डेवलप्ड जोन वाले को मिला है तो वो मॉडरेट वाले को दे दे, अगर किसी मॉडरेट वाले को मिला है तो वो लो वाले को दे दे। ये भी मैं अभी समझा देता हूँ कैसे। पहले समझें कि ये काम कैसे करता है। अब सपोज़ करो, अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को कि मान लो कि मैं हाई डेवलप्ड जोन में रहता था, सरकार ने सड़क निकाली और उस सड़क की वजह से सरकार को मेरी जगह चाहिए थी, मैंने 200 स्क्वायर फुट सरकार को जगह दी, सरकार ने उसके बदले में मेरे को डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट इशू कर दिया और 1.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स के मुताबिक 200 को इंटू 1.5 किया, तो मतलब मैं 300 स्क्वायर फुट तक अब बिल्डअप एरिया डेवलप कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लो मेरा ही एक फ्रेंड है, वो मॉडरेटली डेवलप्ड जोन में एक बिल्डिंग बना रहा था और उस बिल्डिंग में 1000 स्क्वायर फुट का उसके पास प्लॉट था और 1000 स्क्वायर फुट के उस प्लॉट में उसको कितना बिल्डअप एरिया डेवलप करने की परमिशन है, 1.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स के मुताबिक, दैट इज़ 1500 टोटल। मैंने अभी समझाया था सारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स वाला कंसेप्ट। तो 1000 इंटू 1.5 दैट इज़ 1500। तो वो वहाँ पर क्या करेगा, वो वहाँ पर मान लो कि 1000 स्क्वायर फुट के अपने प्लॉट में 300 स्क्वायर फुट के 5 फ्लैट बना रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 1500 स्क्वायर फुट। तो वो 1.5 फ्लोर स्पेस इंडेक्स के मुताबिक पूरा कवर करके दे रहा है जो भी कंडीशंस हैं गवर्नमेंट की। लेकिन उसको अचानक से पता लगा कि मेरे पास, यानी कि मैं जो हाई डेवलप्ड जोन में रहता था, मेरे पास सरकार का मिला हुआ 300 स्क्वायर फुट का डेवलपमेंट राइट स्क्वायर फुट है, क्योंकि डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट है, क्योंकि सरकार ने मेरी जगह सड़क के लिए ले ली थी। अब ये जो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट है वो मुझसे मांग रहा है कि तू ये मुझे बेच दे। क्या होगा उसको इस कागज़ के टुकड़े से, क्योंकि इस डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 300 स्क्वायर फुट का निर्माण हो सकता है और उसने ऑलरेडी 300 स्क्वायर फुट के 5 फ्लैट बना दिए एक के ऊपर एक, और मान लीजिए हर फ्लैट की कीमत उसने रखी है 25 लाख के अराउंड। ऐसे में अगर उसे एक और डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट मिल जाता है DRC 300 स्क्वायर फुट का, तो वो एक 6वां फ्लैट भी, 6th फ्लैट भी बना सकता है इस सर्टिफिकेट की मदद से। तो उसको वो फ्लैट बन जाएगा तो उसको 25 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी।
और मुझे वो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट जो मुझे सरकार ने दिया था, मैंने उसको ये जब बेचा है, तो सपोज़ करो कि इसको बेचने के लिए फ्लैट को मान लीजिए 25 लाख, तो चलो मैंने 300-400 स्क्वायर फुट का फ्लैट कम ही बता दिया, महंगा ही होगा। मान लीजिए कि मुझसे उसने ये ले लिया कम से कम 20 लाख में ये पर्चा जो है डॉक्यूमेंट, और आगे उसने उसको यूज़ करके एक फ़्लैट और बना लिया। तो वो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट का पेपर सेल करके मुझे कमाई हो गई। तो जो पैसा सरकार ने मुझको देना था मेरी जगह एक्वायर करने के लिए, सड़क चौड़ी करने के लिए, तो सरकार ने मेरे को पैसा कोई नहीं दिया। सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट दिया, यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDR को मैंने एग्जीक्यूट किया। मैंने उस डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट की शक्ति का उपयोग किया, और मैंने जो 300 स्क्वायर फुट मुझे डेवलप करने की अनुमति मिली थी, वो डेवलपमेंट का राइट मैंने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे दोस्त को, जो मॉडरेटली डेवलप्ड जोन में फ़्लैट बना रहा था। और उसको जब मैंने दे दिया तो उसने 300 स्क्वायर फुट का एक और फ्लैट बना लिया, एक और माला बना लिया। तो इससे उसको भी अच्छी खासी कमाई हुई, तो उसने मुझे उस पेपर के बदले में पैसा दिया। तो पैसा मुझे सरकार ने कोई नहीं दिया, मेरे दोस्त ने दिया। मेरे दोस्त को कमाई क्या हुई कि उसके पास परमिशन नहीं थी 5 से ज़्यादा फ्लैट बनाने की, क्योंकि फ्लोर स्पेस इंडेक्स के मुताबिक